दोस्तों नमस्ते। आज का टॉपिक है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी आंतों में छाले होना। चिकित्सकीय भाषा में इसे अल्सरेटिव कोलाइटिस और सामान्य भाषा में इसे आंतों में छाले होना कहता है। ये मुख्य रूप से आंतों में होने वाली दीर्घकालिक समस्या का दूरगामी परिणाम है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति का स्वास्थ्य का स्तर अत्यधिक रूप से कमजोर हो जाता है। अब आते हैं टॉपिक पे। अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस इज क्रोनिक inflammatory disorder of the bowel that results in ulcers, diarrhea, cramping, and long-lasting inflammation and abdominal pain. Colitis Colitis is chronic inflammatory disorder of the bowel. इसमें बाउल शब्द जो है वो आंतों के लिए यूज़ किया गया है। कोलाइटिस इज क्रोनिक। कोलाइटिस एक लंबे समय तक होने वाला इन्फ्लामेशन है जो कि आंतों से संबंधित है। दैट रिजल्ट्स इन अल्सर, जो कि परिणाम स्वरूप अल्सर, छाले, डायरिया, दस्त, क्रैम्पिंग, ऐंठन एंड लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लामेशन और लंबे समय तक होने वाले इन्फ्लामेशन के अंतर्गत है। एंड एब्डोमिनल पेन, और जिसमें पेट में दर्द होता है। सम अदर पॉसिबल कॉजेज जिसमें IBD, इरिटेबल बाउल डिजीज, लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन कॉलन, और कॉलन जो रेक्टम रीजन होता है उसमें ब्लड सप्लाई अगर पूर्ण रूप से बाधित हो जाए या आंशिक रूप से बाधित हो जाए तो उससे संबंधित अंग में ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से नेक्रोसिस हो जाता है और टिश्यू की डेथ होने लग जाती है और संभावित अंग प्रभावित होकर कार्य करना बंद कर देता है। एंड इन्फ्लामेशन ऑफ कॉलन, और कॉलन रीजन जो होता है जैसा कि आपको ऊपर बताया गया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई अल्सरेशन हो या कोई भी इन्फेक्शन हो जो लंबे समय तक अनट्रीटेबल कंडीशन में हो, उसको भी इसी के अंतर्गत रखा जाता है। टाइप्स ऑफ कोलाइटिस, इसमें पहला है अब आता है टाइप्स ऑफ कोलाइटिस। टाइप्स ऑफ कोलाइटिस में पहला इन्फेक्शियस कोलाइटिस। इन्फेक्शियस कोलाइटिस किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन जो कि किसी भी कारण से हुआ हो, चाहे वो वायरस हो, फंगस हो, प्रोटोजोल हो, बैक्टीरियल हो, जिसके कारण कोलन जो रीजन होते हैं, चाहे वो आंतों का मेन पार्ट हो या फिर कोलन का पार्ट हो, उसमें कोई भी इन्फेक्शन अगर लंबे समय तक अनट्रीटेबल कंडीशन में हो या जिसका प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो पाए तो वो इन्फ्लामेशन लंबे समय तक होता हो, उस प्रभावित अंग को और भी अधिक गंभीर अवस्था में ला देता है, जिसकी वजह से भी कोलाइटिस की समस्या हो जाती है। क्रोन्स कोलाइटिस। क्रोन्स कोलाइटिस ये क्रोनिक अल्सरेशन का एक पार्ट होता है जिसमें आंतों में अल्सर हो जाते हैं और उन आंतों में अल्सरेशन के कारण छोटे छोटे जो होल हो जाते हैं और उसके कारण आंतें प्रभावित होती है। तीसरा अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस इसमें जो कोलन रीजन होता है आंतों का, उसमें पूर्ण रूप से अल्सर हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं और जिसके कारण पाचन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। फिर है केमिकल कोलाइटिस। किसी भी केमिकल उपभोग के कारण या कोई भी दवाइयों का असामान्य रूप से उपयोग किया गया हो, जिसके कारण आंतों का जो सामान्य व्यवहार है वो प्रभावित हुआ हो और उसके कारण जो हानिकारक केमिकल होते हैं वो आंतों पे दुष्प्रभाव करते हैं, जिसे केमिकल कोलाइटिस कहा जाता है। अमीबिक कोलाइटिस। अमीबिक कोलाइटिस एक प्रकार का इन्फेक्शन होता है, अमीबियोसिस बोला जाता है जिसे। अमीबिक कोलाइटिस के कारण ये जो अमीबा होते हैं ये आंतों में और लीवर में जाके अपना जो कॉलोनी है उसको बसा लेते हैं और ये इन्फेक्शन को डबल कर देते हैं, जिसके कारण आंतों का सामान्य कभी सामान्य रहता है, कभी जिसके कारण आंतों का कार्य कभी सामान्य रहता है, कभी दस्त हो जाते हैं व्यक्ति के, कभी पेट में दर्द होता है और कभी कभी कब्जी हो जाती है। ये इसमें जो स्टूल कल्चर होता है जिसमें जियार्डिया लैम्ब्रासिस का इन्फेक्शन शो होता है, ये अमीबिक कोलाइटिस का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इस्चियमिक कोलाइटिस। इस्चियमिक कोलाइटिस है ये किसी भी प्रकार का जो नेक्रोसिस हो जाता है टिश्यू का, चाहे वो किसी ट्रॉमेटिक कंडीशन के कारण हुआ हो या किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज के कारण हुआ हो, यह इस्चियमिक कोलाइटिस में आता है। इसकी वजह से भी ब्लड सप्लाई प्रभावित होती है संभावित अंग की। और प्रोक्टाइटिस। प्रोक्टाइटिस है इसमें जो रेक्टम रीजन होता है, बड़ी आंत का लास्ट पार्ट, उसमें प्रोक्टस, जिस पार्ट को प्रोक्टस बोला जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से कभी दस्त होते हैं, कभी कब्जी होती है और इसकी वजह से गंभीर रूप से पाचन तंत्र प्रभावित होता है, जिसे प्रोक्टाइटिस कहते हैं। रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में जीआई परफोरेशन। जीआई परफोरेशन के अंतर्गत आता है रप्चर्ड बाउल अकर्स व्हेन क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्रिएट्स अ होल इन द इंटेस्टाइन वॉल्स। जीआई परफोरेशन में क्या होता है, रप्चर्ड बाउल अकर्स व्हेन क्रोनिक इन्फ्लामेशन क्रिएट्स अ होल इन द इंटेस्टाइन वॉल्स।
जब आंतों की दीवारों पर लंबे समय तक कोई इन्फ्लामेशन स्टेबल कंडीशन में होता है, उसकी वजह से आंतों की जो म्यूकोसा लेयर होती है वो अपने स्वाभाविक स्थिति में ना होकर रप्चर्ड हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन दिस सिचुएशन अ लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया ओजेस इन द एब्डोमेन एंड कॉज इन्फेक्शन। इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में अ लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया, बड़ी संख्या में बैक्टीरिया इनटू द एब्डोमेन, ओजेस इनटू द एब्डोमेन, एब्डोमेन की वॉल में प्रवेश कर जाते हैं एंड कॉज इन्फेक्शन, और ये आंतों को पार करके पेट में प्रवेश करके इन्फेक्शन का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से स्टोमक अपसेट और पाचन से संबंधित दीर्घकालिक समस्या होती है, जिसमें स्टोमक पेन भी होता है। अब है टॉक्सिक मेगा कॉलन। कॉलन एक्सपेंड्स एंड डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। टॉक्सिक मेगा कॉलन में होता है जो आंत होती है एक्सपेंड्स एंड डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। इसमें जो आंत होती है वो संपूर्ण रूप से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है नेचुरली उसका, और एक्सपेंड जो होती है उसकी जो क्षमता होती है मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, वो प्रॉपरली अपनी कंटिन्यू पोजीशन में नहीं होती, जिसे टॉक्सिक मेगा कॉलन के एक पार्ट कहा जाता है। रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर। Patients are more at risk of developing colorectal cancer if the condition is severe and last long. इसमें patients are more at risk of developing, इसमें patient जो होते हैं वो और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के रिस्क फैक्टर पे होते हैं और डेवलपिंग कोलोरेक्टल कैंसर, और ये अल्सरेशन लंबे समय तक रहकर कोलोरेक्टल आंतों और रेक्टम रीजन का कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है अगर ये समस्या लंबे समय तक इलाज रखी जाए या प्रॉपर डायग्नोसिस होकर इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं हो पाए। फिर है कॉज। इसमें पहला इन्फेक्शन, सी डिफिकल, पैरासाइट, वायरस। इसमें इन्फेक्शन पहला कॉज है, इसमें कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे वो सी डिफिकल हो। ये सी डिफिकल इन्फेक्शन होता है, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल होता है। इसका जो मैनेजमेंट होता है ये फीकल ट्रांसप्लांट से मैनेज किया जाता है, ये सुपर एंटीबायोटिक के द्वारा भी इलाज किया जाता है इसका। फिर है पैरासाइट इन्फेक्शन और वायरस। ये कारण भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के प्रोग्नोसिस में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। दूसरा इस्चेमिक कोलाइटिस, लो ब्लड सप्लाई टू कॉलन। इस्चेमिक एक नेक्रोसिस को, मेडिकल टर्म में इस्चेमिक को नेक्रोसिस कहा जाता है। इस्चेमिक कोलाइटिस मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इज कोरिलेट विद कोलाइटिस पर्टिकुलर। तो इसमें है लो ब्लड सप्लाई इन कोलन रीजन। अगर कोलन रीजन में ब्लड सप्लाई प्रॉपरली नहीं हो रही है तो वो इस्चेमिक कोलाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन है किसी भी, जैसे मान लीजिए आप फूड एलर्जी है जो आईबीएस और आईबीडी में होती है, इरिटेबल बाउल डिजीज और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहा जाता है, जिसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है। जैसे किसी व्यक्ति को दूध और डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसका इंटेक करने पर लूज मोशन या स्टोमक अपसेट हो जाता है, तो ये सब चीज़ें एलर्जिक रिएक्शन में आती है। ये मेडिकेशन से रिलेटेड एलर्जीज भी हो सकती है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी बोला जाता है इसको। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, आंतों में इन्फ्लामेशन हो जाता है, अल्सरेशन हो जाता है, या कोई भी फूड एलर्जी इसमें काउंट होती है। आईबीएस होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, ये भी कोरिलेट विद आईबीडी होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में फूड एलर्जी प्लस में जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है वो इरेगुलर हो जाती है, कभी लूज मोशन, कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी रूटीन स्टोमक, और ये प्रोसीजर सेम चलता रहता है। इसको माइंड से भी कोरिलेट किया जाता है। सी डिफिकल इन्फेक्शन, जैसा कि आपको पहले बताया गया था, क्लोस्ट्रीडियम डिफिकल, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। साइन एंड सिम्टम्स अल्सरेटिव कोलाइटिस के पहला है लॉस ऑफ एपेटाइट। इसमें भूख जो होती है उसका लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल स्टेटस अपसेट हो जाता है। दूसरा इंटेस्टाइनल पेन,
ये इन्फेक्शन जब जब अपने प्रोग्नोसिस स्टेज में होता है जो, तो इसमें लेफ्ट साइड, मेनली लेफ्ट साइड स्टोमक पेन होता है और गैस्ट्रिक फॉर्मेशन होता है। तीसरा रैपिड वेट लॉस, जब फ्रीक्वेंट लूज मोशन होंगे, डायरिया होगा या डाइजेशन इम्प्रॉपर होगा तो ओबियस सी कंडीशन है, रैपिड वेट लॉस भी होगा। फैटिक, जब प्रॉपरली न्यूट्रिशन स्टेटस अकॉर्डिंग टू एज नहीं होगा या डाइजेशन नहीं होगा तो ये फैटिक की कंडीशन होगी, क्योंकि इसमें आयरन जो डेफिशिएंसी हो जाती है वो भी हो जाती है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। फ्रीक्वेंट डायरिया, इसमें क्रोनिक अल्सरेशन और लॉन्ग लास्टिंग इन्फेक्शन के कारण फ्रीक्वेंट डायरिया होता है, जिसकी वजह से ये अनस्टॉपेबल कंडीशन में होते हैं और ये भी एक मेजर सिम्टम है कोलाइटिस का। कॉन्स्टिपेशन, इसमें जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट होती है जैसा कि बताया गया था, कभी इरेगुलर पीरियड में होती है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन भी उसका एक सीक्वेंसिंग मेथड है। डायग्नोस का, फीवर आ जाता है, जब लंबे समय तक इंटेस्टाइन में कोई फीवर होता है, चाहे वो स्टोमक फ्लू हो, चाहे वो गैस्ट्रिक अपसेट हो, चाहे वो जियार्डिया इन्फेक्शन हो, चाहे अमीबियोसिस हो, चाहे कोई सा भी एस्केरियासिस हो, कोई सा भी इन्फेक्शन हो, उसके कारण जब वो इंटेस्टाइन में जब भी टॉक्सिक एलिमेंट को स्प्लिट आउट करता है तो उसके कारण फीवर हो जाता है। रेक्टल ब्लीडिंग, इसमें रेक्टम रीजन से ब्लीडिंग होती है, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और प्रोक्टाइटिस का मेजर सिम्टम है, रेक्टल ब्लीडिंग। और स्वेलिंग ऑफ कॉलन, इसमें जो कॉलन रीजन होता है उसकी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा होती है जो उसमें स्वेलिंग आ जाती है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि कॉलन रीजन के चारों तरफ जो एक प्रूडेंडियल नर्व होती है, कॉलन रीजन के यहाँ प्रूडेंडियल नर्व होती है, वो इसको ब्लड सप्लाई करती है। अब है डायग्नोसिस, निदान। कॉलन एक्सरे, इसमें कॉलन रीजन का एक्सरे किया जाता है। कोलोनोस्कोपी एक ट्यूब होती है जिसको कॉलन रीजन से इंसर्ट किया जाता है और इसके द्वारा कोई अल्सरेशन होता है सिग्मोइड कॉलन तक, ये पता किया जाता है। इसके आधार पे बायोप्सी भी ली जाती है। सिग्मोइडोस्कोपी ये भी कोलोनोस्कोपी की तरह ही है, ये थोड़ा सा बड़ी आंत के कुछ पार्ट तक जाती है। ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ESR की रेट बढ़ जाती है ब्लड में, ये ब्लड टेस्ट होता है। स्टूल टेस्ट, इसमें स्टूल टेस्ट में स्टूल कल्चर किया जाता है जिसमें जियार्डियल एम्ब्राइसिस, अमीबियोसिस और ये सब इन्फेक्शन पता लगते हैं, जिसके आधार पे ही ट्रीटमेंट का निर्धारण किया जाता है। CT स्कैन, इसमें स्टोमक का भी CT स्कैन होता है जिसके द्वारा कोई इन्फेक्शन क्या कैंसर की स्टेज तक तो नहीं पहुंच गया या कोई भी इन्फेक्शन की कितनी दीर्घता चल रही है उसका भी प्रोग्नोसिस पता लगता है। फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, ये भी एक तरीके के सिग्मोइडोस्कोपी का एडवांस डायग्नोस्टिक्स मेथड है। ट्रीटमेंट आता है मेस्लामाइन। ये मेस्लामाइन जो है ये एक साल्ट है, ये मोजार्ट ओडी नाम से मार्केट में आता है। इसकी जो mg होती है 1200 mg मिलीग्राम की डोज होती है। ओडी ये दिन में एक बार दी जाती है। एक है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब दी जाती है जब इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन लार्ज स्केल पे हो और किसी भी दवाई के द्वारा वो इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो के वो लूज मोशन कंट्रोल नहीं हो पा रहे हो, उसमें प्रेडिनिसोलोन और ब्यूडिसोनाइड दिए जाते हैं। ये एनाबॉलिक स्टेरॉइड है पर ये डॉक्टर की देखरेख में ही दिए जाते हैं। फॉर पेन है आइब्रोफिन। ये आइब्रोफिन पेन किलर होती है, एंटी स्पास्मोडिक भी काम में ली जाती है, एंटी स्पास्मोडिक में भी ली जाती है। आयरन सप्लीमेंट्स इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि लंबे समय तक न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर अपनी कंटिन्यू अपग्रेडिंग पोजीशन में नहीं हो तो उसकी वजह से भी फैटिग होता है, जो उसके लिए आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं जिसमें मल्टीविटामिन भी होती है। फॉर पैरासाइट इन्फेक्शन में जैसे एनारोबिक एरोबिक कोई सा भी इन्फेक्शन हो उसके ट्रीटमेंट के लिए मेट्रोजिल 400, ये जो 400 है ये डोसाइट है, और फ्लैजिल 400 ये TDS दिन में 3 बार दी जाती है। इसका एक और मेथड है सर्जरी जब की जाती है जब इन्फेक्शन इतने बड़े स्केल पर पहुंच गया हो कि उसको वापस से ठीक नहीं किया जा सकता हो मेडिकेशन के थ्रू, तो उसमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। रिमूवल ऑफ एंटायर कॉलन एंड रेक्टम
प्रोक्टोकोलेक्टोमी, रिमूवल ऑफ एंटायर कॉलन, पूरी कॉलन का एंड रेक्टम और रेक्टम रीजन का हटा देना, रिमूवल, ताकि इन्फेक्शन आगे तक नहीं पहुंच पाए आंतों तक और व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सके। इस ऑपरेशन को प्रोक्टोकोलेक्टोमी कहा जाता है। बस आज के टॉपिक में दोस्तों इतना ही था। आगे की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कीप सपोर्टिंग। इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।